गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रानी मैम क्लास 4 के लिए संस्कृत लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, कल मैं आप लोग को पाठ 1 का वंदना पढ़ाई थी। उम्मीद है आप लोग उसको याद करके लिख लिए होंगे। आज पाठ 2 पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। तो बच्चे, पहले हम अकारांत का मतलब समझा देते हैं कि अकारांत क्या है। तो जिस शब्द का अंत अ से होता है वह आकारांत कहलाता है। जैसे हम यदि बालक बोलते हैं, बालक क के अंत में अ आ रहा है, वह आकारांत है। यहाँ आपका लिखा हुआ है नर, नर के अंत में अ आ रहा है, यह आकारांत है। छात्र, सैनिक, यह सब जिसके भी शब्द के अंत में आ रहा है वह अकारांत हो गया। आगे हम लोग आकारांत पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिंट्स दे रही हूँ। जैसे हो गया बालिका, आ गया तो यह आकारांत हो गया। लता, इसमें आ आया तो यह आकारांत हो गया। तो जिस शब्द के अंत में अ आए आकारांत, आ आए आकारांत। तो हम अभी अकारांत पढ़ रहे हैं। और पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग आप लोग, लिंग 3 होते हैं। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग से जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और यहाँ संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा भी आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ आपके व्यक्ति और पक्षी के नाम आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। तो और एक और जान लीजिए, कोई शब्द है जैसे नर, नर हो गया आपका हिंदी शब्द, उसमें हम विसर्ग जोड़ देते हैं। विसर्ग हम दो जो छोटा छोटा बिंदु आप देख रहे हैं ना, अनुस्वार, उसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो वह शब्द में लगा देने पर वह संस्कृत शब्द बन जाता है। जैसे देखिए, यहाँ आदमी का चित्र है, यानी आदमी का संस्कृत हो जाता है नर, और उसमें विसर्ग लगा करके तो उसको हम ह बोलते हैं। नर में विसर्ग लग गया तो नरा, यह संस्कृत शब्द बन गया। छात्र हम लोग आप जानते हैं कि छात्र आ रहे हैं या बच्चे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो उसमें यदि हम विसर्ग लगा दिए हुए हैं तो पढ़ने में आ जाएगा छात्रा, और यह हो गया संस्कृत शब्द। सैनिक हम लोग जानते हैं कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक बोलते हैं, वह हिंदी शब्द हो गया। उसमें विसर्ग लगा के सैनिका बोलेंगे तो वह संस्कृत शब्द में आ जाएगा। तो बस पुल्लिंग शब्द में एक वचन के लिए आप विसर्ग लगा देंगे, वह संस्कृत शब्द बन जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी आप जानते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 के लिए 2 वचन और 1 से अधिक के लिए बहुवचन। तो यहाँ आपका इस लेसन में सिर्फ एक वचन दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्द है। तो हम एक एक करके देखते हैं। नर, आप पढ़ना भी सीख लीजिए। नर, छात्र, सैनिक। यहाँ आपका तस्वीर ही बता दिए हुए हैं। अगला है हंस, सूक, मयूर। हंस मतलब हंस, सूक का अर्थ होता है तोता, मयूर का होता है मोर। नीचे पंक्ति में है अश्व, हरिण, सिंह। तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, हरिण का अर्थ होता है मीर, और सिंह का सिंह। तो इस सभी शब्द में ऐसे अश्व, हरिण, सिंह होता है, सब में विसर्ग लगा करके संस्कृत शब्द बना दिए हुए हैं। एकदम आसान है ना बच्चों, थोड़ा भी भारी नहीं है, बस सिर्फ ध्यान देने की बात है। आप ध्यान देते रहेंगे, समझते रहेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इसमें कुछ भी भारी है, सिर्फ विसर्ग, जिस जो दो छोटा छोटा बिंदु है उसको हम विसर्ग बोलते हैं, वहीं लगा देना है, तो हिंदी शब्द आपका संस्कृत बन जाता है। अब यहाँ देखिए आपको लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिंग, वचन इत्यादि के अनुसार शब्दों के रूप बदल जाते हैं। लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब के साथ शब्द बदल जाते हैं। यह हम आगे पढ़ाएंगे कि कैसे शब्द बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, बालक होता है, बालक शब्द है, या कौन लिंग है, पुल्लिंग है, और वचन हो गया एक वचन। यदि हम द्विवचन में ले लेंगे तो बालको आ जाएगा, और शब्द इसका द्विवचन में बदल गया, बालक से बालको हो गया। और बहुवचन में बालका हो जाता है, तो इसका वचन के अनुसार शब्द बदल गया। यह आप लोग को पहले मैंने याद करने के लिए दिए हुए था होमवर्क में, उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आगे देखते हैं, फिर से देखिए, संस्कृत में लिंग, वचन इत्यादि के अनुसार शब्दों के रूप बदल जाते हैं। शब्द रूपों के मूल शब्द को प्रतिपादिक कहते हैं। मूल शब्द
जैसे बालका हो गया, बालक का मूल शब्द बालक हो गया। नर है तो इसका मूल शब्द नर हो गया, यह मूल शब्द में आ जाता है, विसर्ग को हटा देते हैं तो। प्रतिपादिक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के होते हैं। इस पाठ में आए सभी शब्द रूप औकारांत यानी कि अ अंत वाले पुल्लिंग प्रतिपादकों के में विसर्ग, देख रहे हैं 2 बिंदु को विसर्ग बोल रहा है, जोड़कर बनाए गए हैं। विसर्ग लगने पर वे एक वचन के शब्द रूप या पद बन जाते हैं। जैसे मूल शब्द हो गया, जैसे प्रतिपादिक को मूल शब्द कहते हैं नर, इसमें विसर्ग लग गया तो हो गया नर। बालक में विसर्ग लग गया बालक। सुक में विसर्ग लग गया सुक, गज में लगेगा गज, अस में लगेगा अस। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको नीचे दिए हुए हैं। अब एक एक शब्द हम देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जिससे पढ़ना भी सीख जाएंगे और आसान लगेगा। हम शब्द और उसका अर्थ दोनों पढ़ रहे हैं। पहला शब्द है देव ईश्वर, इसका अर्थ होता है भगवान। बच्चों आपको इंग्लिश में भी सबका अर्थ दे दिया गया है मीनिंग, ताकि जिनको बच्चे को समझ में नहीं आए इंग्लिश समझ जाएंगे। दूसरा है सूर्य, इसका अर्थ होता है सूरज। चंद्रमा को चंद्र बोलते हैं, चंद्र अर्थात चंद्रमा। तारक का अर्थ होता है तारा। आकाश का अर्थ है आसमान। मनुष्य नर दोनों का अर्थ होता है आदमी। शिक्षक अध्यापक का अर्थ होता है शिक्षक। छात्र यानी विद्यार्थी। सैनिक का अर्थ है सिपाही। पाद, पाद मतलब पाँव यानी कि पैर। हस्त हाथ। कर्ण कान। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। आपनिक, यह नया शब्द आप लोग के लिए। आपनिक का अर्थ होता है दुकानदार, शॉपकीपर। खगा, चिड़िया को बोलते हैं संस्कृत में खगा। कौवा को बोलते हैं काका। कोकिला, पीका का अर्थ होता है कोयल। बका का बगुला। हंसा का हंस। सुका का अर्थ है तोता। मयूरा का है मोर। अगला शब्द है अश्व, घोड़ा। व्याघ्र, बाघ। सिंह, सिंह। सस्का, सस्का खरगोश को कहते हैं या खरहा जिसे हम बोलते हैं। वृषा, बैल। गधर्व, गधा। उष्ट्र, ऊंट। मृगा या हरिणा का अर्थ होता है हिरण। श्रीगाला, सियार को कहते हैं। बंदर को वानरह कहते हैं। बाला, बाल का दोनों का अर्थ होता है लड़का। मीना या मत्स्य, इसका अर्थ होता है मछली। मंडुका, मेढक। कुरमा, कछुआ। करकटा का अर्थ होता है केकड़ा। कीटा का अर्थ होता है कीड़ा। मुस्का को, चूहा को मुस्का बोलते हैं। गजा का अर्थ है हाथी। बिडाला यानी बिलाव, जिसको बिल्ली, बिल्ली भी हम लोग बोलते हैं, उसका नपुंसक पुल्लिंग शब्द है बिडाला। अगला शब्द है श्वाना या कुकड़ा, दोनों का अर्थ होता है कुत्ता। अगला शब्द है बाण, बाण। बच्चों इस सब को हम देख रहे हैं, जितने सारे शब्द हैं सबके अंत में ओ आ रहा है, इसलिए यह सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अ से अंत, अ शब्द का, जिस शब्द का अंत अ से होता है वह अधिकांशतः पुल्लिंग शब्द ही होता है। तो ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आगे हम देखते हैं आपका अभ्यास में है अर्थ लिखना है। थोड़ा देर रुक जाइएगा, इधर उधर हो गया है, कहाँ गया। नहीं तो पहले इसको समझा देते हैं ना। बच्चों अब है पढ़े और समझे।
जिसमें आपको समझाए हुए हैं संस्कृत के शब्द 3 लिंगों में बटे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सामान्य रूप से आप पुल्लिंग का परिभाषा जानते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द न स्त्रीलिंग होते हैं न पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आते हैं। यहाँ दिए हुए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सामान्य रूप से जिनमें पुरुष का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग, जिनसे स्त्री का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग, जिससे न पुरुष का बोध हो न स्त्री का, उन शब्दों को नपुंसकलिंग कहते हैं। अब यहाँ आपको तीनों शब्द समझा दिया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अलग अलग शब्द की पहचान के लिए आपको दे दिया गया है। यथा लिखा हुआ, यथा का अर्थ होता है जैसे। तो जैसे पुल्लिंग में है नर आदमी, बाला लड़का, अश्वा घोड़ा। इसी तरह स्त्रीलिंग में हो गया भार्या। देखिए बच्चों, मैंने बताया जिसका आ से अंत होता है वो स्त्रीलिंग में आता है। तो यहाँ देखिए भार्या बोल के देखिए आ रहा है, तो यह स्त्रीलिंग में है, इसका अर्थ होता है पत्नी। यहाँ है बाला, किससे अंत हो रहा है? आ से, यह आकारांत शब्द है तो यह स्त्रीलिंग में आ गया। लड़की, शाखा, यह भी आ से है तो यह स्त्रीलिंग है। आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ नरह, बाला, अश्वा सब अ से अंत हो रहा है। यहाँ भार्या, बाला, शाखा सबका आ से हो रहा है, तो अ वाले पुल्लिंग हो गए, आ वाले स्त्रीलिंग हो गए। अब रह गया नपुंसक। तो नपुंसक हम उस शब्द को पहचान लेंगे जो कि ना चलता फिरता नहीं हो, खाता पीता नहीं हो। जैसे पुस्तक हो गया, घर हो गया, पत्र हो गया, पेन हो गया, फूल हो गया, तो इस तरह से नपुंसक में आ जाता है। तो यहाँ पुस्तकम है यानी पुस्तक, भवनम है भवन, पत्रम है पत्ता, वस्त्रम हो गया आपका, चित्रम हो गया, तो यह सब नपुंसक लिंग में आ गया। और यह ध्यान दे देंगे जैसे यहाँ विसर्ग दिया हुआ है वह पुल्लिंग में है, जिसके शब्द के अंत में विसर्ग दिया हुआ है वह पुल्लिंग में है। आकार है वह स्त्रीलिंग में है, और जिस शब्द के अंत में म लगा हुआ है वह सब नपुंसक में आ जाता है। और सब यह एक वचन के लिए है बच्चों। जैसे अब ऊपर बताया गया है कि वचन के अनुसार शब्द बदल जाते हैं, तो यह सब शब्द एक वचन के लिए है और पहचानना आसान है। कितना आसान है? विसर्ग वाले पुल्लिंग, आ वाले स्त्रीलिंग, और जिसके अंत में म है वह नपुंसकलिंग। बहुत ही आसान है। अब हम अभ्यास पर चलते हैं। यहाँ चित्र दिए हुए हैं, उनका नाम लिखना है। तो पहला चित्र देख रहे हैं सूर्य का है, तो सूर्य का संस्कृत सूर्य ही होता है, लेकिन उसको संस्कृत लिखने के लिए उसमें हम क्या करेंगे? विसर्ग लगाएंगे, तो हो जाएगा सूर्य। दूसरा है बाण का चित्र दिया हुआ है, बाण का भी संस्कृत बाण होता है, तीर जिसको हम बोलते हैं, उसमें विसर्ग लगा देंगे, हो जाएगा बाण। वैसे इसका हमने भेज दिए हुए हैं, नहीं भेजे देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो आपको लिखित भी भेज देंगे आप लोग के लिए। तीसरा चित्र है चूहा का, चूहा देख रहे हैं ना, इसका संस्कृत होता है मुस्का। नीचे हाथी का देख रहे हैं, हाथी को संस्कृत में गज बोलते हैं, गज में विसर्ग लगा देंगे, गजा संस्कृत हो जाएगा। उसके बाद मेढक है, मेढक का सभी शब्द का ऊपर आपका शब्द अर्थ है, उसमें सभी चीज का संस्कृत, सभी नामों का संस्कृत दिए हुए हैं, उसी में से ढूंढ के आपको शुद्ध शुद्ध लिख लेना है। तो मेढक का संस्कृत होता है मंडूका। उसके बाद कुत्ता है, तो कुत्ता का श्वाना या कुकुड़ा। अगला एक्सरसाइज है आपका, किन्हीं 5 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखे। तो बहुत ही आसान है, आपके शब्द के में जो दिए हुए हैं उसमें से चुन के लिख लेंगे। ऐसे आप लिख ले सकते हैं काका यानी कोयल, कौवा, कोकिला, कोयल, सूका, तोता, वका, बगुला, हंसा, हंस। आपको जो उसमें पसंद आए उसमें से 5 शब्द लिख सकते हैं। तीसरा में है दिए गए शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द चुनिए। अब जैसे कोयल दिया हुआ है, तो कोयल का सही संस्कृत शब्द क्या है, इसके आपके ऑप्शन में से चुनना है। तो क में है कोयला, ख में है कोकिला, ग में है काका, घ में है कोकल। तो इसमें इसका कोयल का हो जाता है, आप ऊपर शब्द में से देख लीजिएगा, कोयल का हो जाता है कोयला। क्या कोयल है? कोयल का हो जाता है आपका कोकिला। दूसरा है, दिख ही नहीं रहा है,
दूसरा है चूहा। चूहा का क्या हो जाएगा बताइए? मुस्का। मुस्का मतलब ऊपर पढ़ा है, मुस्का मतलब चूहा। तीसरा है कौवा। कौवा का काका, इसमें से चुन लेंगे क्योंकि यहाँ कोकिला मतलब कोयल होता है, वका मतलब बगुला होता है, पीका मतलब तोता होता है। चौथा है बैल। बैल का हो जाता है संस्कृत वृषा, उसका हम वृषा को चुन के लगा लेंगे। चौथा में है निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत रूप लिखे। बाघ का है तो हम ऊपर से खोज के लिख लेंगे। बाघ का हो जाता है व्याघ्र। बंदर का वानरा। वानर भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें जब हम विसर्ग लगाएंगे तब वह संस्कृत रूप शब्द में आ जाएगा। खरहा का संस्कृत होता है शस्का। ऊंट का हो जाता है उष्ट्र। पांचवा है संस्कृत में नाम लिखना है। यहाँ कह रहा है क नंबर कि मैं जल के बाहर नहीं रह सकती। कौन यहाँ तो उत्तर दे दिया गया है, लेकिन आप सोच भी सकते हैं जो मछली जो है सो वह जल के बाहर निकालते ही मर जाती है। आप लोग पढ़े भी हुएगा कि मछली जल के रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये अपना पहचान करने के लिए कह रही है कि मैं जल के बाहर नहीं रह सकती। तो इसका हो जाएगा मछली। मछली का संस्कृत होता है मीना। ख नंबर है मैं जल बरसाता हूँ। जल कौन बरसाता है? मेघ से जल बरसता है। तो मेघ कहाँ होता है? आकाश में। तो इसका हो जाएगा आकाश। ग नंबर है मैं मनुष्यों की बोली का नकल कर सकता हूँ। कौन नकल करता है? तोता। वो बोलता है ना, बोलो आप लोग रटाते हैं कि बोलो मिट्ठू, बोलो राम, तो राम बोलता है। किसी का नाम बोलिएगा तो नाम बोलता है। तो तोता का संस्कृत होता है सूका। तो इसको हम लिख देंगे सूका। घ नंबर है मैं जंगल का राजा हूँ। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, सिंह होता है। इसका संस्कृत हो जाएगा सिंह। अंगा है मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर का संस्कृत शब्द होता है मयूर। च नंबर है मैं रेगिस्तान में रहता हूँ। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। ऊंट ही ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में चल सकता है, बाकी जानवर वहाँ नहीं चल सकते हैं। तो ये इसके लिए हो जाएगा उष्ट्र। बच्चों ऊंट जो है वह उसको हम लोग के यहाँ चलने में दिक्कत होती है सड़क पे, लेकिन वह रेगिस्तान क्या है, वहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, वहाँ वो आसानी से चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर के जो तलवे में होते हैं वह मंसल होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जो उसको चलने में आसानी होती है। और वह पैर यहाँ हमारे यहाँ पीच पर सड़क पर चलने में उसे कठिनाई होती है। तो इसका हो जाएगा उष्ट्र। इस तरह से आपका यह लेसन समाप्त हुआ। बच्चों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो लिखिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी, लेकिन आपको समझना जरूरी है क्योंकि आपको यह नया विषय है। ऐसे स्कूल खुलने पर मैं फिर से वर्ग में भी समझाऊंगी और यहाँ भी समझिएगा। और सबको पूरे को सुंदर अक्षरों में एक संस्कृत का अलग फेर को भी बना लीजिएगा। सबको क्वेश्चन और उसका उत्तर साफ साफ अक्षर में लिखिएगा। ऑप्शन वाले में पूरा ऑप्शन लिख के चुनिएगा, सिर्फ आंसर नहीं उतारिएगा, यानी काम अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है।